हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं ये वही टॉपिक है जिसके लिए काफ़ी दिनों से मेरे इंतज़ार किया जा रहा था। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो नाउ यू स्टार्ट। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है ये हम लोग समझ लें। तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये फिगर आपके लिए कोई अननोन फिगर आपके लिए ये नहीं है, आप सब लोग इसे जान रहे हैं। अब इज्यूम कीजिए ये स्फेरिकल सरफेस है जिस पे चार्ज क्यू दिया गया है। तो इस स्फेरिकल सरफेस पे अगर चार्ज क्यू दिया जाए और दिया गया हो तो फिर इससे इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल के लिए आप लोग जानते हैं V इक्वल टू K टाइम्स Q बाई R। ये हो सकता है यस। K का वैल्यू यहाँ पर लिया जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना, Q बाई R। ठीक है। अब देखिए अगर ये पोटेंशियल है, इस सरफेस का पोटेंशियल आया, किसकी वजह से आया? जो चार्ज Q यहाँ पर दिया गया है उसकी वजह से आया। ठीक है। तो अगर हम इस चार्ज को जो दिया गया है चेंज करें तो इसका पोटेंशियल भी चेंज करेगा ऑफ कोर्स। तो अगर चेंज करेगा तो अब सवाल ये है कि 1 यूनिट से पोटेंशियल को चेंज करने के लिए कितना मिनिमम चार्ज चाहिए? 1 यूनिट से पोटेंशियल को चेंज करने के लिए कितना मिनिमम चार्ज चाहिए? जितना मिनिमम चार्ज चाहिए इसके पोटेंशियल को 1 यूनिट से चेंज करने के लिए, वही इस सरफेस का, वही इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा जो यहां पर हमने लिखा है और उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो नाउ यू राइट यस, वो अमाउंट ऑफ चार्ज मिनिमम जो चाहिए किसी कंडक्टर के सरफेस को 1 वोल्ट से पोटेंशियल को चेंज करने के लिए, वो कहलाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यही था एग्जाम्पल में, मैंने इसी को एक्सप्लेन किया था और यहां पर डिफाइन इसी को किया गया है। ठीक है। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट। सो मैथमेटिकली फॉर्मूला इसका होगा मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका होगा कैपेसिटेंस C। कैपेसिटेंस को हम लोग C से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। तो C इक्वल टू Q बाई V, ये अमाउंट ऑफ चार्ज जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, और ये वोल्ट जितना से चेंज होता है। तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज हम देते हैं और उतना चार्ज देने से जितना पोटेंशियल चेंज होता है V है। तो 1 यूनिट से पोटेंशियल चेंज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए उसको हम लोग यूनिटरी मेथड से यूं निकाल सकते हैं कि सिंस V volt is corresponding to charge Q, therefore 1 volt is corresponding to the charge Q by V, है ना। यस, ये यूनिटरी मेथड से हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर 1 वोल्ट से हमको चेंज करना हो पोटेंशियल को तो हमें इतना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए और यही अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा कहलाएगा इस सरफेस का कैपेसिटेंस। ठीक है। तो नाउ वी हैव डिफाइंड इट मैथमेटिकली। यस, नाउ SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा? इसका चार्ज है कूलम और ये V है वोल्ट, तो पर वोल्ट कहते हैं इसे, है ना, कूलम पर वोल्ट। और इस कूलम पर वोल्ट को कहा जाता है फैराड। लिखते हैं F से। Therefore आप कह दीजिए 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, है ना, 1 कूलम पर वोल्ट। और ये नेचर कैसा है इसका? नेचर है इसका स्केलर। ठीक है। वन मोर थिंग्स टू बी रिमाइंडेड हियर। ठीक है। अब एक और चीज हमको यहाँ पर याद आ रहा है और वो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा ये बताना। ठीक है। तो नाउ यू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए मैं यहां पर लिख दूं
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी इक्वल टू, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी अगर हमें लिखना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें जानना पड़ेगा q बाई v का, क्योंकि मैथमेटिकली फॉर्मूला यही है। अब बताइए q बाई v क्या होता है? q बाई v क्या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? q तो चार्ज है ना, चार्ज बेसिक क्वांटिटी नहीं है ना, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है SI में, हालांकि ये ऐसे बेसिक क्वांटिटी है नहीं, ठीक है। चार्ज के बदले में बेसिक क्वांटिटी कौन है SI में? इलेक्ट्रिक करंट, यस। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर हम जानते हैं I इंटू टी से डिफाइन होता है, ठीक है, एज इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई T, देयरफॉर Q इक्वल टू I इंटू T, ठीक है, इसी से डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब इससे हम ये नहीं आए, तो अब इसके लिए डायमेंशन ऑफ Q इक्वल टू लिखा जाएगा डायमेंशन ऑफ दिस वन, ठीक है। I जो होता है डायमेंशनली, बेस यूनिट में हमारे पास जनरल फिजिक्स में 3 ही यूनिट है, लेंथ, मास और टाइम। इसके अलावा अगर हमें कहीं पर कुछ जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट को I को लेते हैं, ठीक है। तो I यहाँ पर लेंगे तो I ही रह जाएगा और T को आप लेना पड़ेगा T से, ठीक है, यस। और V की बात आ रही है, तो V की बात आ रही है तो V के लिए एंड V इक्वल टू आप जानते हैं W बाय Q, ठीक है। तो इसलिए W बाय Q है तो फिर डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू हो जाएगा, W क्या होता है? एनर्जी ना, तो एनर्जी के लिए आप ml यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैं लिख दूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ W बाय Q, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर जाएंगे T माइनस 2 है, यहाँ T और न्यूमरेटर जाएगा तो 1 और बढ़ जाएगा तो -3, तो ml2 T माइनस 3 और I माइनस 1 होगा यहाँ, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ml2 यहाँ लिख दिया, ml के बाद T है -3 के साथ तो यहाँ -3 लिख दिया, और I है -1 के साथ तो यहाँ I लिख दीजिए, ठीक है, यस। अब I और ये I दोनों I है तो ये जब न्यूमरेटर बनेगा तो I2 हो जाएगा, और m ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, l ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, t यहाँ पर पहले से भी है एक और -3 आएगा तो -3 और 1 4 हो जाएगा, तो t 4 हो जाएगा, और I कितना हो जाएगा, ये -1 और ये I तो 2 हो जाएगा, I2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, यस। नंबर 1 10 टू द पावर 3 मिली फैराड को हम लोग कहते हैं 1 फैराड, ठीक है। फिर आइए यहां लिख लेते हैं 10 टू द पावर 9 नैनो, 10 टू द पावर 9 को कहा जाता है नैनो फैराड को कहा जाता है 1 फैराड, और 10 टू द पावर 12 वाले को कहा जाता है पिको, तो पिको फैराड pf, तो ये हो गया 1 फैराड। अब आप इतना जान गए तो ये जान लीजिए कि इन्हीं से फिर आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 को राइट साइड ले जाइएगा तो माइनस में बदल जाएगा, है ना, तो इधर क्या बच जाएगा, ओनली 1, तो 1 मिली फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -3 फैराड, 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैराड, 1 नैनो फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -9 फैराड, और 1 pf इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैराड, ठीक है। ये इतना रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, यू मस्ट नो देम, ठीक है। चलिए तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 में था ये सब, पॉइंट नंबर 2 the capacitance of a spherical surface कितना होगा, मैं याद दिलाऊंगा
इस पे जो चार्ज हमने Q दिया था, जिसका रेडियस R है, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल कितना था, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q बाई R, ये था ना, यस। तो अब अगर ये था तो आप कहेंगे कि Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R जी, और टाइम्स V के साइड में इसे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर Q बाई V कर लें, Q बाई V, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R हो जाएगा, है ना। तो Q बाई V को तो कहा जाता है कैपेसिटेंस, तो यही कैपेसिटेंस है C। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए यही कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R। तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख लीजिए R, और नेचुरली आप कह सकते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू R, लार्जर द रेडियस लार्जर द कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए यस, अब कैपेसिटर को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, हम लोग डिफाइन किए इसे ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सरफेसेस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, है ना। अगर किसी कंडक्टर सरफेस को दो रहना चाहिए, है ना, टू यहाँ पर लिखा है, ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सरफेसेस, दो सरफेस रहना चाहिए। तो दो कंडक्टर सरफेसेस को अगर हम लोग एक इंसुलेटर से सेपरेशन करके उसको अरेंज कर दें, इंसुलेटर के जरिए सेपरेट करके उसे अरेंज कर दें, तब वो क्या कहलाएगा, वही कैपेसिटर कहलाएगा, ठीक है, यस। तो अब कैपेसिटर का शेप जो होता है ना, वो सरफेस के शेप पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर का नेम जो होता है वो भी उसके सरफेस के शेप पर डिपेंड करके रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा बनेगा ये, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, और इस बीच में ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर कौन सा है, हो सकता है एयर हो सकता है अदर देन एयर में हो, ठीक है, लेकिन ये दोनों प्लेट एक दूसरे से इंसुलेटर के जरिए सेपरेटेड है। ये सिलेंड्रिकल सरफेस रखने वाला एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, मतलब एक सरफेस ये हुआ और एक सरफेस ये हुआ, ये दोनों इंसुलेटर से सेपरेटेड है। यहां पर क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। दे रहे हैं, दो सरफेस हो गया, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, और इस बीच में यहां से यहां ये सब जो है वो इंसुलेटर है। ये स्पेस क्या है, इंसुलेटर है। कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, और इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकाल रखे हैं, डिराइव करके देखें क्या एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। कौन सा कैपेसिटर हम लोग ले रहे हैं,
जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स डिराइव। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिगर ड्रॉ किया है उसमें ये क्लियर है कि इस प्लेट का एरिया ए, इस प्लेट का एरिया भी ए, दोनों प्लेट का एरिया ए ही, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी, और दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन करने के लिए इंसुलेटर यूज किया गया है वो इंसुलेटर हमारे लिए एयर है। एयर के लिए हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है। ओके, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन हम लोग तभी जानते हैं जब उस पर चार्ज हो और ये हम लोग जान सकें कि पर यूनिट वोल्ट से चेंज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर लाया गया है, ठीक है। तो अगर वैसा ही है तो जितना चार्ज है इस पर, मान लीजिए कि Q है, ठीक है, तो एरिया ए है, तो पर यूनिट एरिया इस पे चार्ज कितना रहेगा? तो आप कह सकते हैं फ्रॉम द फिगर शोन, किसी भी प्लेट के लिए, है ना, आइदर प्लेट, कितना हो जाएगा? Q बाई ए, और इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर इस स्पेस में आएगा, डेवलप होगा, जिस चार्ज को हम लोग रख रहे हैं, Q चार्ज रख रहे हैं ना, तो Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देयरफॉर E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाई ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसलिए PD अक्रॉस द प्लेट्स, प्लेट्स के अक्रॉस में PD कितना है? D, ये हुआ। अब इसलिए V इक्वल टू E नॉट का वैल्यू ये दीजिए Q बाई ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और तब ये डी। तो इसलिए आप Q बाई V करेंगे तो V को राइट साइड ले जाइए और जो राइट साइड क्वांटिटी है वो उसको लेफ्ट साइड ले आइए। तो अब कितना हो जाएगा? ये होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A बाई डी, यही ना। ये क्वांटिटी LHS में चला आया, डी भी LHS में चला आया, तो ये डिनोमिनेटर था तो अब न्यूमरेटर बन गया, और डी न्यूमरेटर पोर्शन में था इसलिए डिनोमिनेटर बन गया, और Q बाई V, V को राइट साइड लाया, तो जो Q बाई V राइट साइड में लिखते उसको हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया, और जो लेफ्ट साइड में आ रहा था उसको हमने राइट साइड में लिख दिया, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन यही कैपेसिटेंस है, ठीक है। और इस कैपेसिटेंस को जो इंसुलेटर एयर की वजह से हम लोग C नॉट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये C नॉट हो गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस, यही कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन हो गया। नोट कर लिया? यहां पर मैं आपको कुछ रिमेम्बरेबल पॉइंट्स नोट कराऊंगा अंडर रिमार्क्स। क्या है रिमार्क्स में? ये कैपेसिटेंस C जो है, C नॉट, जो सरफेस एरिया है प्लेट का उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो दोनों के बीच इंसुलेटर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। राइट साइड में जो तीन क्वांटिटीज हैं आपके लिए, कह सकते हैं कि यही तीनों क्वांटिटीज फैक्टर हैं कैपेसिटेंस का, है ना। तो अब कैपेसिटेंस वैरी कर सकता है अगर एरिया वैरी करा दें, कैपेसिटेंस वैरी कर सकता है अगर डी वैरी करा दें, कैपेसिटेंस वैरी कर सकता है अगर ये वैरी करा दें, है ना। ये इसके बजाय आप कोई दूसरा मीडियम रख लीजिएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बहरहाल दो तो फैक्टर यहीं पर है, दो फैक्टर यहीं पर है। एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डी अगर इंक्रीज करेंगे, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और एरिया अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? वो भी इंक्रीज करेगा। तो एक पर इंक्रीज करेगा दूसरे पर डिक्रीज करेगा। इट्स ओके। चलिए दूसरा पॉइंट आप लिखते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा
कि अगर ये इंसुलेटर रिप्लेस कर दिया जाए किसी अदर मीडियम से, तब उस पर कितना कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस तो उस पर भी डिपेंड कर रहा था। तो दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इंसुलेटर जी, और इसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर। और इसका दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों? इसलिए कि आप जान लीजिए, जो इंसुलेटर होते हैं वो तो चार्ज फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, तो इंसुलेटर का ही दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होगा अगर एयर को रिप्लेस कर दिया जाए इससे? तो अब आप जानते हैं E नॉट बाय E इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर। तो इसलिए आप E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स E नॉट, यही ना, ठीक है। तो इसलिए V इक्वल टू कितना लिखिएगा, V इक्वल टू E इंटू डी करने के लिए 1 बाई एप्सिलॉन आर को E नॉट के साथ मल्टीप्लाई करके D से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये आपका जो वैल्यू आया वो V नॉट आया, ठीक है। यानी अब आप कह सकते हैं एप्सिलॉन आर, ये E नॉट के बदले में आप Q बाई A लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ, और ये D, ठीक है। तो अब आइए और V को Q के साथ अटैच कीजिए और बाकी क्वांटिटीज को दूसरे साइड में ले आइए, लाइक दिस। और V टाइम्स एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन नॉट A और बाई D इक्वल टू Q। ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी सबको ले आइए राइट साइड से लेफ्ट साइड। तो उधर राइट साइड क्या बच जाएगा, ओनली Q बच गया। तो देयरफॉर V को अब लाइए राइट साइड। तो अब क्या होगा, एप्सिलॉन R टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A बाई D, इसको एक साथ कर लीजिए। V को लाइए राइट साइड, Q बाई V, और बाय डेफिनेशन यही है आपका कैपेसिटेंस C। तो इसलिए आपका C इक्वल टू आया एप्सिलॉन R, और ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये वही है कैपेसिटेंस जो एयर इंसुलेटर था जिस वक्त दोनों प्लेट के बीच में, उस वक्त का कैपेसिटेंस। तो उस वक्त के कैपेसिटेंस को हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, C नॉट से। तो जो C नॉट कैपेसिटेंस था उसका इतना टाइम्स बढ़ गया, कौन, जब हमने इंसुलेटर को चेंज किया किसी दूसरे मीडियम से, तब उसका कैपेसिटेंस इतना टाइम्स बढ़ गया, एप्सिलॉन R टाइम्स, है ना। तो ये याद रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक हमारे पास यही आया है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो जान लिया आपने। अब ये जानिए कि क्या कैपेसिटर में एनर्जी भी स्टोर हो सकता है। जरूर, क्योंकि जो दो प्लेट हम लोग लेते हैं उन दो प्लेट्स के बीच में स्पेस तो होता है, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो सकता है, होता है, लेकिन वो एनर्जी कितना होता है ये हम नहीं जानते हैं। तो अब नहीं जानते हैं तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास हेडिंग आया है, ठीक है। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिराइव। क्या थ्योरी है इसकी, ये हम लोग देखना चाहते हैं। जब किसी कैपेसिटर प्लेट्स को हम किसी पीडी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तब यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है इस साइड से वो कंडक्टर वायर के जरिए चलता हुआ वो इस प्लेट तक पहुंच जाता है, और इस साइड से, इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज इस वायर के जरिए चलता हुआ यहाँ पर पहुंच जाता है इस प्लेट पर। दोनों प्लेट पर चार्ज मौजूद हो गए, ठीक है। अगर दोनों प्लेट पर चार्ज मौजूद हो गए तो हर चार्ज जो यहाँ पर पहुंच चुका है आने वाले चार्ज को अपोज करेगा या अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर चार्ज होने के नाते क्या कॉन्सेप्ट बनता है अपोज करने का, तो हर चार्ज अपोज करता है।
एक चार्ज जो यहाँ आ चुका, अब आने वाला दूसरे चार्ज को ये अपोज करेगा। उसी तरह से इस तरफ नेगेटिव चार्ज है अगर एक्यूमुलेटेड डिपॉजिटेड, तो जो चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है वो दूसरे आने वाले नेगेटिव चार्ज को अपोज करेगा। इस अपोजिशन के अगेंस्ट में हमें यहाँ पर चार्ज को पहुंचाना है। तो अगर हमें यहाँ पर चार्ज को पहुंचाना है तो जितना पहुंचाने में वर्क किया जाएगा वो वर्क इस स्पेस में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और वो एनर्जी ही कहलाएगा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इज इट क्लियर? ठीक। तो मान लिया जाए ये Q, तो जिस टाइम चार्ज यहाँ पर Q है, क्या उस टाइम इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कुछ और होगा, और दूसरे टाइम जब चार्ज यहाँ पर जो आएगा उस वक्त उसका कैपेसिटेंस कुछ और होगा। ये क्लियर कर लेना चाहिए। याद करें तो उसमें आपने देखा होगा कि एरिया पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया फिक्स, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फिक्स, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होता है उस पर डिपेंड करता है, वो भी फिक्स। तो फिर कैपेसिटेंस टोटल फिक्स हो गया। यस, कैपेसिटेंस एक बार फिक्स हो जाता है कैपेसिटर के बनने के बाद, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये कांस्टेंट C कांस्टेंट है। तो बस अब चार्ज अगर बदलेगा तो चार्ज के साथ अब एक और क्वांटिटी अटैच रहता है जो कैपेसिटेंस में है, C = Q/V, V ना। ठीक, तो अब C अगर कांस्टेंट है तो ओनली V बचता है, तो चार्ज के बदलने से V बदलेगा। यस, तो उस वक्त जिस वक्त चार्ज Q यहाँ पर है, इन दोनों प्लेट के बीच में V कितना है, PD कितना है, ये हमारे लिए इंटरेस्ट का मैटर बनता है। Therefore PD across the plates कितना होगा, Q/C, क्योंकि Q/V = C, therefore Q = C × V, है ना। ये हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन, ये हम जानते हैं कैपेसिटेंस यही होता है ना। और उसमें Q का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो V को राइट साइड ले जाएंगे, Q = हो जाएगा CV। अब बताइए ना, C अगर कांस्टेंट है तो सिर्फ V ही ना है जो बदल सकता है इसके बदलने से जी, तो यही बदल सकता है। जब चार्ज बदलेगा तो ये बदलेगा, जब पोटेंशियल बदलेगा तो ये बदलेगा, ये तो कांस्टेंट है। यस, तो अब ये Q/C हो गया, किस वक्त का पोटेंशियल, जिस वक्त चार्ज किसी भी प्लेट पर Q है उस वक्त का। तो ये पोटेंशियल जो होता है बाय डेफिनेशन वो उस वर्क के बराबर होता है जो वर्क करना पड़ता है 1 यूनिट चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, है ना। बाय डेफिनेशन यही है। तो वर्क डन यहाँ पर लिखेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 कूलम ऑफ चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मतलब इतना ही वर्क डन करना पड़ रहा होगा। यस, इतना ही वर्क डन करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो dq चार्ज अगर लाया जाए यहाँ पर इस प्लेट पे, अगर और अगला फर्दर dq चार्ज लाया जाए तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देयरफॉर work done in carrying charge dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/C टाइम्स dq, है ना। 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना चार्ज लाया जा रहा है उससे, ताकि जितना चार्ज लाया जा रहा है लाने में कितना वर्क डन होगा ये निकाल लिया जाए। तो ये हुआ वर्क डन। इसको मान लीजिए आप dw, ठीक है। तो ऐसा dq चार्ज यहाँ पर लाएंगे, धीरे धीरे आएगा यहाँ धीरे धीरे, और तब जाकर के यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज पहुंचेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज जो पहुंचेगा उस वक्त चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो
जो भी चार्ज का वैल्यू हुआ मैक्सिमम वहां पर पहुंचने में, तो मैक्सिमम चार्ज पहुंचने तक कितना वर्क हो जाएगा वो वर्क निकाला जा सकता है ऐसे छोटे छोटे किए हुए वर्क का सम अप करके। ठीक है, तो सम अप करने का काम हमारा कैलकुलेट करता है किस तरह से, इंटीग्रेशन मेथड से। तो इंटीग्रेट करेंगे अब हम इसे, तो टोटल वर्क डन लिखेंगे यस, चार्ज का वैल्यू जो इनिशियल स्टार्टिंग पीरियड में होगा, जब इसे कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे उस वक्त यहाँ पर चार्ज नहीं रहेगा जी। जब कनेक्ट करेंगे तब यहाँ पर चार्ज पहुंचेगा, तो जिस वक्त नहीं रहेगा चार्ज उस वक्त Q का वैल्यू 0, और जिस वक्त यहाँ पर पहुंचेगा मैक्सिमम उस वक्त Q का वैल्यू ये Q कैपिटल। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्क। ठीक है, यस। तो अब इस dW किसके बराबर है, इसके बराबर, और इसमें Q वेरिएबल है, C कांस्टेंट है, तो Q का लोअर लिमिट हमने 0 लिख लिया, अपर लिमिट कितना लिखें, ये कैपिटल Q। ठीक है, तो अब इसमें C तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन में इसका कोई काम नहीं है, फैक्टर बनकर बाहर आ जाएगा। अब रह गया Q और dQ। ठीक है, तो बाय इंटीग्रेशन रूल आप जानते हैं इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा Q का, Q²/2। ठीक है, Q²/2 with the upper limit Q, lower limit 0। ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट होने के नाते ये आउटसाइड हो जाएगा, 1/2C लिखा जाएगा, और इस Q का वैल्यू एक बार अपर लिमिट लिखेंगे Q² और एक बार लोअर लिमिट लिखेंगे 0 का स्क्वायर। अब कितना होगा, तो इसके वैल्यू में से इसका वैल्यू माइनस करेंगे तो 0 तो 0 है, चाहे स्क्वायर कीजिए चाहे क्यूब कीजिए। ठीक है, तो बाकी जो बचा वो Q² ही रह जाएगा, तो Q² ये हो गया। ठीक है, तो ये अगर वर्क डन हुआ है मैक्सिमम चार्ज यहाँ Q तक पहुंचने में, तो यही वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और इसलिए इसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो यही है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, U से, देयरफॉर U इक्वल टू हाफ C टाइम्स Q²। अब ये अगर आया है तो आपके लिए एक रिमेम्बरेबल पॉइंट यहाँ पर मैं रिमाइंड करूंगा इसके अंदर, एज Q इक्वल टू C भी देयरफॉर U इक्वल टू हाफ C इंटू Q² है, Q को रख लीजिए CV से इसका स्क्वायर करके, तो अब यह आएगा, इस स्क्वायर से ये C कैंसिल हो जाएगा, तो अब U क्या बचेगा, हाफ CV²। यस, ये पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्म है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी का जो दूसरा फॉर्म है वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा याद रखने में। क्यों, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² होता है ना, तो हाफ mv² है, तो m की जगह पे यहाँ c आ गया और v की जगह पे यहाँ पर पोटेंशियल आ गया, जो भी वहां पर वेलोसिटी था वो भी यहाँ पर अब पोटेंशियल हो गया, तो इसके साथ ही ये एनर्जी का कैलकुलेट हो गया, ड्राइव हो गया। अब आइए, ये एनर्जी अगर ड्राइव हो गया तो ये पूरे स्पेस में स्टोर हुआ है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना स्टोर होगा ये हम निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम रिमार्क्स में यही देने जा रहे हैं। स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे दिया जाएगा, U/V, पूरा वॉल्यूम है ना। अब पूरा वॉल्यूम इसका क्या होगा, अगर इस प्लेट का एरिया A है, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस D है, तो पूरे वॉल्यूम को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है A इंटू D।
तो यहाँ पर आप u लिखेंगे और यहाँ पर आप वॉल्यूम के बदले में a इंटू डी लिखेंगे, ठीक है। तो u का वैल्यू क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, और तो अब c को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन नॉट a बाई डी से, ठीक है, और v स्क्वायर तो यह ही था, a और d यहाँ था ही था, तो a और a कैंसिल हो गया। वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग स्मॉल u दे करके हम एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ d और यहाँ d दोनों v है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो v बाई डी इसका एक ही बार स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि यहाँ v पर v स्क्वायर है। अब v बाई डी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, और ये इंसुलेटर वैक्यूम या एयर के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो ये फील्ड भी वैक्यूम के लिए या एयर के लिए इंडिकेट करेगा। अब तक इतना, यही हुआ पर यूनिट वॉल्यूम का स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो नाउ यू कीप इट इन माइंड और राइट इन योर कॉपी। इसके साथ ही आज का टॉपिक ये ओवर हुआ, ठीक है।